12 महीने के लिए चढ़ाया, लेकिन उसका रेंट मिला आपको 10 महीने का, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ रहा है 12 महीने का, ठीक है? तो ये गलत चीज है या सही चीज है? हेलो, आप आप चाहोगे ना कि आप ये गवर्नमेंट को बोलो कि सर मेरा तो 10 महीने का रेंट आया, लेकिन मैं पैसे आप 12 महीने का क्यों दूं आपको? रेंट आपको जो टैक्स दूं मैं 12 महीने के ऊपर क्यों दूं? है ना? तो 2 महीने का अगर आप माफी चाहते हो और आप एक्चुअली सच बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा उसके लिए आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप ये 4 बातें कर लेते हो, तो हम आपको ये अनरियलाइज मतलब आपको जो पैसा नहीं मिला है, तो उसका हम आपको छूट दे देंगे। ठीक है ना? वो तभी मिलेगा जब आप ये 4 कंडीशन पूरी कर दोगे। वो 4 कंडीशन क्या है? बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब उसके लिए बोला गया कि अगर अगर आपके यहाँ कोई बंदा रहा है, पहली बात तो आपका वो बोनाफाइड मतलब द टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब एक्चुअली रहा हो, उसका पूरा बायोडाटा प्रूफ आपको हमें डिटेल देनी पड़ेगी, वो कौन था, कहाँ था, कैसे था, तो वो सारी चीजें आपको पहली चीज तो आपको पहली कंडीशन करनी पड़ेगी, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। सेकंड पॉइंट आपको उन्होंने बोला कि द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेंट और स्टेप हैज टू बी टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेंट द प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो आपके यहाँ रह रहा है, भाई मान लीजिए आपको पैसा दे नहीं रहा और आपने फिर भी उसे अपने पास रख रखा, पहले तो उसे घर से खाली करवाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां पर रह भी रहा है, आप वो बोलते हो कि यार मैं रेंट लेने के लिए जाता हूँ और पैसे देता नहीं और रह भी आपके रहा है। ऐसे कोई गुंडागर्दी को ना कर दीजिए। अगर चल रही है तो आप एक काम करो, कंप्लेन करो, उसे हटवाओ। तो पहले तो उसे वैकेंट करवाओ, उस जगह को खाली करवाओ। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपाइड ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मान लीजिए जैसे क्या हो सकता है, आपने बोला कि सर आपकी 2 प्रॉपर्टी है, उसमें दोनों जगह पे वो रहता है, दोनों जगहों पे उसकी एक जगह पे उसके कुछ जानने वाले रहते हैं कि वो हराता है, तो एक जगह पे से तो आपने खाली करवा दिया, एक जगह पे खाली नहीं करवाया, आप बोलने लगे सर उसका तो वो रेंट दे देता है, इसका रेंट नहीं देता। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा कोई केस है तो आपको उसे अपनी हर प्रॉपर्टी में से, पूरी प्रॉपर्टी में से हटाना पड़ेगा, सब जगह से। ऐसा नहीं कि एक जगह पे अच्छा है एक जगह पे बुरा है, तो वो नहीं चलेगा। दूसरा, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू institute legal proceeding for the recovery of the unpaid relays or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। और आपको असेसिंग ऑफिसर को ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि भैया मैंने पूरे लीगल एक्शन ले लिए हैं उसके अगेंस्ट, और वो मैंने देख लिया है कि उसके अगेंस्ट मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, उससे पैसे मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो उस केस में जाकर के आपको उस जो आपने पैसा नहीं मिला है आपको जिस मंथ का, उस मंथ के आपका जो टैक्स उसके ऊपर टैक्स आपका नहीं लगेगा, तभी आपका वो माफ मिलेगा, अदर वो माफी नहीं मिलेगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद हम लोग को ना अब इसमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। एमबी क्या होता है? एमबी क्या होता है? देखो जब मेरे जिस घर पे मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है, गवर्नमेंट ने ना उसकी डिसाइड करी हुई होगी जब एक अमाउंट, मतलब एक अमाउंट की भाई इससे इतना रेंट आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। वो पर एनम होती है, पर एनम डिसाइडेड होती है, मंथली नहीं होती। एक होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट बेसिकली क्या होता है? फेयर रेंट होता है जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में मैंने मेरे घर का जो रेंट में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 10,000 रुपए, और बगल वाला सेम साइज का है, सेम चीज का, उसका रेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 12,000 रुपए। ठीक है ना? तो फेयर रेंट होगा। हो सकता है कि जो बगल वाला जो है वो इसी से मतलब गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो सेम तरीके का घर है उस लोकेशन में कितने रेंट पे चढ़ा हुआ है, उसे बोलेंगे फेयर रेंट। क्लियर है? तो 2 चीजें कंपेयर करने के लिए हम 4 चीजें कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी ना उसके ऊपर टैक्स देना होता है, तो इसलिए हम ये 4 चीजें देख रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है जो ये कहीं हर जगह नहीं होता, ये हर स्टेट में नहीं होता, ये उस स्टेट पे होता है जहाँ पे स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट लगता है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड बोल रखा होता है, लिख रखा होता है कि इस जगह का रेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, और जो एक्चुअल रेंट हमें मिला है वो कंसीडर किया जाएगा। ये तीनों चीजें तो पर एनम होगी, क्योंकि ये तो हमारी एस्टिमेटेड है, अंदाजन है, बता रखी है कि भाई इसका म्युनिसिपल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, फेयर रेंट इतना होना चाहिए पूरे साल का, स्टैंडर्ड इनकम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल रेंट हो सकता है आपको मान लीजिए रेंट ही मिला है 10 महीने का, 10 महीने चढ़ा था, हो सकता है 8 महीने चढ़ा हो सकता है 1 महीने चढ़ा हो, तो हो सकता है 1 महीने के रेंट को आप इनके इस 1 साल के रेंट से, 1 साल के पर एनम के रेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी आप क्या कहलाएगी? जीएवी वैल्यू कहलाएगी। और इसे कंपेयर करने का तरीका क्या है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी चीज को समझ में कोई दिक्कत है? म्युनिसिपल वैल्यू पता है, ये समझ में आ गया चारों चीजें? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा, अब ये निकालेंगे कैसे? देखो इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, एमवी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, पहले दोनों को कंपेयर करो। मान लीजिए एमवी है आपका 1 लाख और फेयर रेंट उसका 1,80,000 रुपया रहा, तो दोनों में से जो हायर होगा वो वैल्यू आगे जाएगी, उसे बोलेंगे फेयर रेंट 1, उसे हम नाम दे देंगे फेयर रेंट नंबर 1, ठीक है ना? एमबी और एफआर में से दोनों में से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, पहले वो ले लो, फिर एफआर को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, जो भी उसमें लोअर होगा वो कहलाएगा F2, ठीक है? समझ में आया? जैसे 1 लाख एमबी है और एफआर है 80,000, तो इन दोनों में हायर कौन सा हो गया? 1 लाख, तो 1 लाख बाहर आ गया। फिर 1 लाख कंपेयर हो गया स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड मान लीजिए 70,000 रुपए, तो विच एवर इज लोअर, 1 लाख और 70,000, विच एवर इज लोअर 70,000 रुपए, तो वो कहलाएगा फेयर रेंट नंबर 2। फिर जो फेयर रेंट नंबर 2 आएगा, उसे जितना पैसा आपको एक्चुअल रेंट मिला है उससे कंपेयर करो। 70,000 रुपए मान लीजिए आपको मिला है 1 लाख रुपए, तो अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो जो भी एक्चुअल रेंट है वही आपका जीएबी हो जाएगा। और मान लीजिए आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कम है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो भाई ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो स्टैंडर्ड, भाई मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा, उसका गवर्नमेंट ने जो रेंट का डिसाइड कर रखा वो 1 लाख रुपए डिसाइड कर रखा कि इससे 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, किसी जगह पे ऐसा होता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट डिसाइड कर रखे हो उससे कम में किसी ने रेंट पे चढ़ा रखा, उससे ज्यादा ही चढ़ा रखा है, तो गवर्नमेंट को ये चीज आएगी कि यार उससे कम क्यों है, क्या वजह है? तो एक ही वजह हो सकती है, या तो हो सकता है वो रेंट पे चढ़ा ही नहीं हो सकता है 4 में नहीं चढ़ा हो रेंट पे। तो अगर वो वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है आपके फेयर रेंट नंबर 2 से, तो फिर एक्चुअल रेंट को ही आप ले लोगे, एक्चुअल रेंट को जीएबी बना लोगे, जो एक्चुअल रेंट आपको मिला है वही आपकी वैल्यू, आपकी क्या बन जाएगी? टैक्सेबल। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और रीजन से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो फिर जो भी फेयर रेंट नंबर 2 आया था वैल्यू, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में? फिर से समझो, आपको पहले एमबी को एफआर से कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो आपका क्या होगा? FR2, FR1। एमबी को कंपेयर करना है एफआर से, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगी फेयर नंबर 1। उसके बाद जो भी FR1 आएगा उसे आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, जो, तो इसका मतलब है जो भी स्टैंडर्ड रेंट है उससे ज्यादा वैल्यू यहां तक जाते जाते इसके स्टैंडर्ड रेंट तक ही रुक जाएगी। फिर उस स्टैंडर्ड रेंट से जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करो आप एक्चुअल रेंट से, तो स्टैंडर्ड रेंट से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना एक्चुअल रेंट, अगर है, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एफआर स्टैंडर्ड रेंट से, तो भाई एक्चुअल रेंट पे ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है? वैकेंसी की वजह से है तो एक्चुअल रेंट, अगर वैकेंसी के अलावा किसी और वजह से है तो फिर भाई FR2 में जो स्टैंडर्ड रेंट था उसी के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। आ रही बात समझ? और यहाँ पे एक्चुअल रेंट जो है वो यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट है वो आपका अनरियलाइज्ड रेंट को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है? हेलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हेलो। यस। नहीं समझ में आया ना? ये सर आ गया। आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा वो आ रहा होगा। देखो पहले आपको एमपी एफआर से कंपेयर करना है, जो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है और जो आपके लोकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू ने आपके घर की कीमत डिसाइड करी कि आपको 1 लाख रुपए इससे रेवेन्यू आ जानी चाहिए, उससे कंपेयर करोगे आप जो भी, फिर गवर्नमेंट ने देखा कि भाई आसपास की लोकेशन के हिसाब से इस घर की कीमत जो है वो 80,000 रुपए है, तो 1 लाख और 80,000 में से जो कंपेयर करके हायर वैल्यू आएगी उससे कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड से, जो भी उस स्टेट का स्टैंडर्ड ने डिसाइड करा होगा कि इस घर की कीमत इतनी होनी चाहिए, उससे जो लोअर आएगी वैल्यू, फिर उसे कंपेयर करोगे आपने जो एक्चुअल रेंट आपको मिला है। अगर वो एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो भैया सिंपल सी बात है, टैक्सेबल उसी के ऊपर होगा। अगर एक्चुअल रेंट कम है तो वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होगा कि क्यों है। अगर वैकेंसी की वजह से है तो फिर कोई बात नहीं, एक्चुअल रेंट ही ले लो। लेकिन अगर वैकेंसी के अलावा कोई और रीजन है तो फिर जो स्टैंडर्ड रेंट था उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? यह क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको बताना है इसका जीएबी, इस घर का जीएबी क्या निकलेगा, इसका जीएबी क्या निकलेगा, इसका जीएबी क्या निकलेगा, इसका जीएबी और इसका जीएबी। लिख लो आप क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैं आपका चेक करूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है, इतना आप लोग करो, ठीक है?
बाकी फिर हम लोग कल करेंगे, इसके बाद देखेंगे। थैंक यू सर। ओके, बाय। Thank you, sir. Bye.